हम्म। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो वंदना मैम, गुड इवनिंग। प्लीज चेक ऑडियो वीडियो। कैसे हैं सभी? ओके, स्टार्ट करूं आज का सेशन। देखिए, पहले तो चेक कर लीजिए ऑडियो वीडियो, इज इट क्लियर और नॉट? ऑल गुड। चलिए, तो देखिए ये जो आपके सेशन है, हाँ, तो देखिए आपके जो सेशन है ये प्रैक्टिस सेशन मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 से। ठीक है। अच्छा, ये अगेन कैसे होंगे? रिकॉर्डेड प्लस लाइव पर होंगे, बट हम कोशिश क्या करेंगे कि जो आपके लास्ट 5 रिसेंट पेपर है, जिसमें आपका जून 2025 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके दिसंबर के 3 पेपर। ठीक है। दिसंबर में 2024 में एक्चुअली 3 पेपर हुए थे। एक आपका कंडक्ट हुआ था दिसंबर 2024। जून जो 2024 में पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था, और उसके बाद फिर से आपका कंडक्ट हुआ था अगस्त में, है ना? तो ये आपके पेपर हम डिस्कस कर लेंगे 2024 के। ठीक है। तो 3 पेपर आपके वो होंगे। उसके बाद हम चलते हैं 2023 में। तो 2023 में हमारे 2 पेपर हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि ये आपके जितने भी रिसेंट पेपर हैं इनको मैं सॉल्व करवा दूं। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? तो रिमेनिंग के लिए ऑलरेडी आपके पास मटेरियल है। आपने क्या करना है ना, मैं आपको बता दूंगी कि भाई इतनी रिकॉर्डिंग आपको देख लेना है। उसके लिए 2 दिन का टाइम दूंगी। ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग कवर कर सकते हो, और उसके बाद, है ना, एक हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने के पहले डाउट सेशन रख लेंगे। तो ऐसे हर 2 या 3 दिन के बाद एक नया यूनिट आपका तैयार होता जाएगा, और धीरे धीरे आपका नवंबर एंड तक ये सारी यूनिट कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई। यदि आपको कुछ कमेंट करना है तो आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपका माइक ओपन कर दूंगी। जावेद सर, वंदना मैम, तरुणा जी एंड गौरिश जी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए डेडिकेटेड क्लासेस हैं। मैं चाह रही हूँ कि यदि आपने कोर्स एनरोल किया है तो उसका बेनिफिट भी मिले आपको। यस। करें स्टार्ट? चलिए,
एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करिए। इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल 60 eats rice, 45 eats bread, 42 eats curd, 20 eats both rice and bread, 25 both rice and curd, 15 both bread and curd, 8 eat all the three items. Which of the following uh, is the number of people who eat at least one of the three? ठीक है, at least one of the three कर पाएंगे सॉल्व, है ना? सो इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल 65 राइस हो गया, क्या है इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी, ठीक है। वी हैव वैल्यू फॉर राइस, इट इज 65। देन आपने कहा ब्रेड, ब्रेड लेते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट 45, कर्ड, कर्ड के लिए हो गया 42, 20 ईट बोथ राइस एंड ब्रेड, राइस इंटरसेक्शन ब्रेड हो जाएगा ये, इट विल बी 20। फिर इन्होंने कहा 25 ईट बोथ राइस एंड कर्ड, तो ये क्या हो जाएगा राइस इंटरसेक्शन कर्ड, कितने हैं 25 है। इन्होंने कहा 15 ईट ब्रेड एंड कर्ड, ये हो जाएगा ब्रेड एंड कर्ड, कितना हो गया 50, एंड 3 दैट इज राइस इंटरसेक्शन ब्रेड इंटरसेक्शन कर्ड, इट इज ऑल 3, है ना। तो ये हो गया आपका 8। निकालना क्या एटलीस्ट 1, मतलब आर यूनियन ब्रेड, राइस यूनियन ब्रेड इंटू कर्ड, कैसे सॉल्व करते हैं, आर प्लस rice plus curd plus this minus R intersection B minus R intersection C minus B intersection C plus R intersection B intersection C हो जाएगा। वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या होगा। कितना आ रहा है भाई, सॉल्व किया आपने, तो आपका आंसर आ जाएगा हियर वी विल हैव 100, ठीक है। जब आप 65 प्लस 45 प्लस 42 माइनस 20 माइनस 25 प्लस 8, सो इट विल गिव यू 100, ठीक है। ये आपका आंसर क्या बनेगा 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। इफ द इंडियन, देखिए इनवर्स कन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड कंडीशनल आपको देखना है। इफ इंडियन टीम विंस, है ना, यदि टीम विन होगी देन इट इज रेनिंग, देन इट इज रेनिंग, तो ये आपका क्या बन रहा है कंडीशनल, है ना। ये आपका कंडीशन बन रहा है क्या, इफ द टीम विंस देन इट इज रेनिंग। देखते हैं, इफ द इंडियन टीम डज नॉट विन देन इट इज नॉट रेनिंग, इफ इट इज रेनिंग देन इंडियन विंस, है ना, देन इंडियन टीम विंस, okay, and if it is not raining then the Indian team does not win। तो सबसे पहले देखिए A4 is not matching, तो फिर एक दूसरी कंडीशन ये बन रही कि यदि ये रेन हो रहा है देन इंडियन टीम विल विन, है ना, ये विन ले लेते हैं विन, तो देन इंडियन टीम, ये आपका कंडीशनल। C is 4, तो आपका ऑप्शन 2 एलिमिनेट करते हैं। अब यदि ये कंडीशनल है P implies Q है, तो अब आपको क्या देखना है, इनवर्स, कन्वर्स,
एंड कंट्रा पॉजिटिव, है ना। तो इनवर्स क्या होता है भाई, यदि हम देखें सबसे पहले इनवर्स कैसे लिखते हैं, तो आपने कहा कि वी हैव पी इम्प्लीकेशन क्यू इज अ इम्प्लीकेशन या कंडीशन, तो इसका इनवर्स कैसे बनेगा, निगेशन ऑफ प्यू इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, मतलब इफ इट इज नॉट रेनिंग, क्योंकि पी क्या है, इट इज रेनिंग है, पी क्या है, इट इज रेनिंग है, और क्यू क्या है, इंडियन विंड्स, है ना, इंडियन विंड। तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, इफ इट इज नॉट रेनिंग, नॉट रेनिंग देन नॉट विन, है ना। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या मैच हो रहा है इनवर्स के लिए, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन इंडियन डज नॉट विन, ये आपका क्या बन गया, इनवर्स बन गया। ठीक है, अब आ जाता है कन्वर्स। कन्वर्स कैसे सॉल्व होता है भाई, आपने कहा इफ इट इज रेनिंग देन होम टीम विंस, ये मेरी अपनी स्लाइड का एग्जांपल है, आप ध्यान से देख पा रहे होगे। सो पी इज इट इज रेनिंग द होम टीम विन। तो अब इसका आपको क्या बनाना है, आपको देना है कन्वर्स। तो कन्वर्स कैसे लिखेंगे, इफ P देन Q कन्वर्स हो जाता है इफ Q देन P, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वन, इफ इंडियन विंस देन इट इज रेनिंग, ये आपका बन गया कन्वर्स। P इम्प्लीकेशन Q था आपका कंडीशनल, इफ इट इज रेनिंग देन इंडियन विंस, Q इम्प्लीकेशन P क्या बन गया, कन्वर्स। ठीक है, सो इफ इंडियंस विन देन इट इज रेनिंग। एंड नाउ कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है, देखो अभी आपने इनवर्स सॉल्व किया था, निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू, कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनता है निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ पी। तो अभी क्या बनेगा, इफ इंडियन डज नॉट विन देन इट इज नॉट रेनिंग, इट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, हो जाएगा सॉल्व। ये आपका ए इज 2, बी इज 3, सी इज 1, सॉरी सी इज 4, दैट इज कंडीशन हमने देखा था, एंड डी इज 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, ये आपका सेम एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते वही आ गया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कर रहे हैं आप लोग या मैं करवाते चलूं। करवा दें, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, इन द पैक ऑफ 42 कार्ड्स, है ना, टोटल कार्ड्स कितने लिए 42, आउट ऑफ 42 3 कार्ड्स आर चोजन, आउट ऑफ 42 3 कार्ड चूज कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, फाइंड द नंबर ऑफ वे दिस कैन बी डन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो कितने तरीके होंगे जिसमें हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर लेंगे। भाई देखो टोटल 42 कार्ड, है ना, वी हैव टोटल 42 कार्ड्स, तो उसमें से आपको सिर्फ 3 कार्ड्स पिक करने हैं और कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं करना। तो एक परम्यूटेशन का केस बन रहा है, कौन सा, टेकन एन आइटम, वी हैव टोटल एन आइटम एंड टेकन के एट अ टाइम, है ना। एक इसका फॉर्मूला बन रहा है भाई कि आउट ऑफ 42 वी आर टेकिंग 3 आइटम एट अ टाइम। सो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस के का फैक्टोरियल। अच्छा, इस तरीके से समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो दूसरा शॉर्टकट देखिए कि भाई आपने कहा 42 कार्ड्स हैं, 42 में से पहला केस है कि आप पूरे 42 सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पूरे 42 सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आउट ऑफ 42 आई हैव टेकन वन, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 41, 41 में से मैं किसी भी कार्ड को पिक कर सकती हूँ, तो अगेन आई हैव चांसेस ऑफ 41, है ना, 41 सी। अब कितने बचेंगे, वी हैव ओनली 40 कार्ड, सो वी विल हैव 40 कार्ड्स, तो ए भी वही आंसर देगा, नॉर्मल लॉजिक। फॉर्मूले से करिए, आप बोल रहे हो फैक्टोरियल 42 है डिवाइडेड बाय 42, कितने कार्ड लिए 3 कार्ड्स लिए, है ना, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल 42 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको क्या लिख ले हम 42 को हम लिख सकते हैं
42 इंटू 41 इंटू 40 इंटू 39 का फैक्टोरियल। 42 माइनस 3 कितना हो जाएगा 39 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हुआ, तो अगेन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही केस में आपका आंसर आएगा 6880, है ना। वही केस है कि भाई 5 लेटर से 3 को बना रहे हैं तो पहले 5 की चॉइस है, उसके बाद एक लेटर आपने सिलेक्ट कर लिया, तो है ना वी हैव 5 लेटर ए बी सी डी ई। आपने सपोज ए पिक कर लिया तो अब आपके पास चॉइस कितनी है 4 की है। आपने सी को पिक कर लिया, अब आपके पास चॉइस कितनी है 3 की है। सो यू विल हैव दीज आर द चांसेस जो आपके डिफरेंट कलेक्शन या आपके नंबर ऑफ वेज जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। A positive integer selected at random from the set of positive integer not exceeding 200। मतलब मेरे पास टोटल 0 से लेकर 200 तक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। अब इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 5। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किया हुआ है, पीवाईक्यूज में पहले भी पूछा जा चुका है। तो ईदर 2 और 5, अगेन इंक्लूजन एक्सक्लूजन से सॉल्व करना है। अगेन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से ही सॉल्व करना है। कैसे, पहले हम देख ले नंबर डिवाइडेड बाय 2 प्लस नंबर डिवाइडेड बाय 5 माइनस द नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड 5। इट विल गिव यू द नंबर डिविजिबल बाय 2 और 5। ये बन गया इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला, ये बन गया इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला, है ना। तो अब भाई 2 से 200 है, 2 से डिवाइड करोगे कितने नंबर मिलेंगे 200 डिवाइडेड बाय 2 वी विल हैव 100 नंबर टोटल। 5 से डिविजिबिलिटी निकालो तो 200 डिवाइडेड बाय 5 टोटल 20 नंबर्स। 2 and 5, so 200 divided by 2 multiplied with 5 we will have total 2 numbers, है ना। तो 200 और कितना हो जाएगा 10 और इट विल बी 20। ये कहाँ, ये गलत किया ना मैंने, इट विल बी 40, ये हो जाएगा 40, ये बनेगा 40 और ये बनेगा आपका 20। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया 120 नंबर्स। लेकिन अब आपको यहाँ निकालना प्रोबेबिलिटी, probability that the given number is divisible by both। so 120 divided by, देखो ऐसे ही होता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, क्या होता है नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। नंबर ऑफ इवेंट मिल रहे हैं 1/20, 120। ये कैलकुलेशन देख लेंगे अभी, और ये हो गया 200। 4/5, ठीक है 4/5, नहीं 3/5 कैसे आ जाएगा, मैंने गलत सॉल्व किया 2/20, तो ये सॉल्व होगा 4 से, हाँ 3/5 इज द आंसर। समझ में आया वर्किंग, ठीक है समझ में आया। यहाँ पे लास्ट में सॉल्व गलती कर दी है, 3/5 आएगा। चलिए बताइए लॉजिक समझ में आया। गौरीश सर यहाँ लाइव तो है सर, कैसे लैपटॉप से किया आपने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, दैट इज फ्रॉम द ग्रुप थ्योरी, है ना। ये जून 2025 के सभी क्वेश्चन है आपके। ओके तो देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जून 2025 में, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रुप। ठीक है, तो इन्होंने कहा इफ फॉर ऑल एक्स एंड वाई जो कि ग्रुप के मेंबर हैं, जी के मेंबर हैं, यदि
एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, देन जी कम्यूटेटिव होगा, देन जी कम्यूटेटिव होगा। तो भाई कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्स वाई शुड बी इक्वल टू वाई एक्स, है ना, ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बनती है, ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बनती है। तो मैं यदि इसको सॉल्व करूं तो आई कैन राइट एक्स वाई का स्क्वायर मतलब एक्स वाई इंटू एक्स वाई लिख सकते हैं, और यहाँ आप क्या लिख सकते हो, एक्स, ठीक है, एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यदि मैं सिंप्लीफाई करूं x से x और y से y, तो यहाँ क्या बचेगा, yx इज इक्वल टू एक्स वाई। तो आई कैन से कि यस, यदि ये इस तरीके की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो इट ऑल्सो जी कॉम्पिटेटिव होगा ना, जी कॉम्पिटेटिव होगा, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया था, है ना, ये वाला क्लियर है भाई, ये आपका आंसर बन चुका है कि इफ फॉर ऑल एक्स वाई इज मेंबर ऑफ जी, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जी कॉम्पिटेटिव होगा, होगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि सपोज एनी मेंबर ऑफ जी, जी का कोई मेंबर है और हमको एक्स क्यूब की वैल्यू 1 दी है, देन जी कॉम्पिटेटिव होता है। या फिर एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू पावर 5 दी है, एक्स पावर 5 इट इज इक्वल टू 1 है, तो ये कॉम्पिटेटिव होता है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं कि इफ जी इज कॉम्पिटेटिव देन सब ग्रुप ऑफ जी नीड नॉट टू बी कॉम्पिटेटिव। तो पहली बात कि यदि जी कॉम्पिटेटिव है तो सब ग्रुप भी कॉम्पिटेटिव होगा, है ना, ये हमको याद रखना है, प्रॉपर्टी है आपकी। अब देखिए लेकिन आगे क्या है, व्हाट अबाउट दीज टू स्टेटमेंट, ठीक है, क्या एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है तो जी कॉम्पिटेटिव होगा, क्या एक्स पावर 5 1 है तो जी कॉम्पिटेटिव होगा। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था गेट 2022 में, पहली प्रॉपर्टी वही थी कि इफ ऑल एक्स वाई इज अ मेंबर ऑफ जी एंड एक्स वाई स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कॉम्पिटेटिव होगा। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या लिखा है कि यदि x इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है और 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो g कॉम्पिटेटिव होता है। आंसर है यस, ओनली फॉर x इक्वल टू 2। यदि ऑर्डर ऑफ x पावर 2 इक्वल टू 1, ये क्या बताता है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ g क्या है, ऑर्डर ऑफ जी 2 है। ये मैंने आपको सिखाया है कि भाई जैसे ही आप एक एक पावर करते जाइए और यदि आपको क्या मिल, उस मेंबर का इससे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो वो इसका क्या बन जाता है, पावर बन जाता है ना। अब इसी तरीके से ऑर्डर बन जाता है, और यदि ऑर्डर ऑफ जी भी 2 है तो जी कॉम्पिटेटिव होगा। यदि किसी मेंबर का पावर 2 है इट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट तो भी जी कॉम्पिटेटिव होगा। दीज आर द टू एडिशनल प्रॉपर्टी। तो जब मैं एक्स क्यूब इक्वल टू 1 लिख रही हूँ या एक्स पावर 5 इक्वल टू 1 लिख रही हूँ, दिस इज इनवैलिड केस, ठीक है। इस केस में आपका कॉम्पिटेटिव नहीं होगा। कॉम्पिटेटिव होता है यदि x का पावर 2 है, यदि ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 है तो हमारा g कॉम्पिटेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ बी और सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। ये देखो, और ये तो सबसेट वाला हो गया। फिर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हमारा ग्रुप अबेलियन प्रॉपर्टी, अबेलियन ग्रुप होगा, कॉम्पिटेटिव ग्रुप होगा, ठीक है। सो हमको याद रखना है कि फॉर एवरी एलिमेंट दैट सेटिस्फाई एक्स पावर एन इज इक्वल टू 1 फॉर सम एन इज ग्रेटर देन 2, सो इफ एक्स पावर 3, जरूरी नहीं है ये आपका अबेलियन ग्रुप हो, है ना, तो एक्स पावर 2 के लिए होता है, बाकी नहीं होता। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। भाई क्लियर है, ये थे आपके जून 2025 के रिसेंट क्वेश्चन, जून 2025 के रिसेंट क्वेश्चन। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनको फिर से बता देती हूँ, हम पेपर जो सॉल्व करेंगे जून 2025, दिसंबर 2024, अगस्त 2024, फिर जून 2024, फिर दिसंबर 2023,
एंड जून 2023। उसके बाद की मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी, 2 दिन का गैप दूंगी, उसमें आपको कवर करना है। फिर हम एक डाउट सेशन रख लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आप नेक्स्ट डे यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 1 टू एंड ऑफ नवंबर हमारी 10 यूनिट्स कवर हो जाएंगी। बट इस टाइम आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। चलिए, यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे प्रोबेबिलिटी पर। द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स द टारगेट इज 1/4, है ना। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 1/4 है। फिर उनका द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दी है? 2/5। बोथ सूट द टारगेट, what is the probability that at least one of them hit the target, that A और B। तो भाई वही काम करना है, probability of A union B, it will be given by probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B। हो जाएगा सॉल्व। probability A is 1/4 plus 2/5 minus 1/4 into 2/5, 1/4 प्लस 2/5 माइनस ये हो जाएगा 2/20, है ना। 2/2 1/10 भी लिख सकते हैं, 2/20 ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा एलसीएम इज 20। नाउ 5 प्लस 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 13 माइनस 2 दैट इज 11/20 इज द आंसर। 11/20 इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। 11/20 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रपोजिशन लॉजिक से पूछा गया है। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड मैच द लॉजिकल इक्विवेलेंस। सो पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या लिखते हैं? पी इम्प्लीकेशन क्यू को हम लिखते हैं नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो ए की मैचिंग हुई 2 से, A1 हटाओ, A2 B3 ऑलरेडी सॉल्व हो गया, टाइम बचाते हैं। C1 होगा या 4 होगा? C दिया है बाय इम्प्लीकेशन, P बाय इम्प्लीकेशन Q। सो इट इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट बन जाएगा आपका? P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। सो इट शुड बी इक्वल टू, देखो A आपका बनेगा C इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, C इज इक्विवेलेंट टू, ये देखो ये दिया है P by implication Q can be written as P and Q or negation of P and negation of Q। So C is 1, बचा ऑप्शन D। D ब्रैकेट ओपन करिए, it will become equivalent to this one। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने इक्विवेलेंसेस प्रोवाइड कराए हुए हैं। बार बार बोलती हूँ कि इन टेबल्स को याद रखिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्लास में प्रेजेंट है कि सिर्फ लॉगिन कर लिए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलो। मिन
ठीक है, min ऑफ जेड इज इक्वल टू 30x माइनस 18y, OR से क्वेश्चन है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है कि 3x प्लस 4y शुड बी लेस देन इक्वल टू 60, 5x माइनस 3y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x कॉमा y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इन द फिजिबल रीजन द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले है ना, हम फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, तो फिजिबल सॉल्यूशन जो कि इन सभी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे, ये जो कंस्ट्रेंट है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, इनको सेटिस्फाई करे। तो जैसे मैं ऑप्शन ए उठाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी भाई, यहाँ वैल्यू पुट करूंगी 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 60 होना चाहिए, एंड 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। तो पहला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हुआ, 12 इज लेस देन 60, हम बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन है। सेकंड कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो आप दोनों ही केस को चेक करेंगे, बोलेंगे कि हाँ ये फिजिबल सॉल्यूशन है। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि इसमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा, वो अभी हम बाद में देखते हैं, पहले तो फिजिबल आइडेंटिफाई कर लें। इसी तरीके से ये देखिए 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 it should be less than equal to 60। हाँ अगेन 6 is less than equal to 60, पहली कंडीशन डन है। लेकिन 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 फॉल्स हो जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 फॉल्स है। सो हम ये बोलेंगे दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, अब ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। सी 7 एंड 5, तो डायरेक्टली सॉल्व करते चलूं तो 3 इंटू 7 इज 21 प्लस 5 इंटू 4 इज 20, इट इज लेस देन इक्वल टू 60। यस 41 इज लेस देन इक्वल टू 60, कंडीशन ट्रू है। फिर 7 इंटू 5 इज 35 माइनस 5 इंटू 3 इज 15, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। यस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, एक फिजिबल सोल्यूशन है। फिर डी को चेक कर लेते हैं। आपने कहा 3 इंटू 0 will be 0 plus 4 into 15 60 is less than equal to 60, ट्रू है। फिर आपने कहा 0 into 5 is 0 minus 3 into 15 45 is greater than equal to 20। अब देखो क्या बनेगा, minus 45 is greater than equal to 20 false, तो अगेन ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। नाउ फाइनली ई को चेक कर सकते हो, है ना, बट आप सो हियर वी विल हैव ई ऑप्शन यहाँ दिखा देती हूँ। ठीक है, तो जब आप ई को चेक करोगे सो ई विल गिव यू फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, 44 इज लेस देन 60 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। फिजिबल तो मिल गया, बट अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, वी हैव 3 सॉल्यूशन जो कि फिजिबल है, बट इसमें से बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा बनेगा। तो यहाँ कंडीशन दी हुई है मिनिमाइजेशन ऑफ जेड की। तो पहले मैं 4 एंड 0 के लिए मिनिमाइज कैलकुलेट करूं तो 30 इंटू 4 माइनस 18 इंटू 0, ये कितना बन जाएगा 120। फिर दूसरे बार हम 7 एंड ये कितने के लिए कर लिया 4 एंड 0 के लिए। फिर 7 एंड 5 की मिन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 इंटू 7 प्लस नहीं क्या है भाई माइनस 18 इंटू 5। ठीक है, तो हो जाएगा 210 एंड 90। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा 210 माइनस 120। ठीक है, नाउ 8 एंड 5 के लिए मिन जेड कितना बनेगा, मिन जेड यहाँ पर बनेगा आपका we will have 30 इंटू, ठीक है 8 माइनस 18 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका 240 और माइनस 90, तो ये बन जाएगा 130 150 है ना, 240 यानी 150, सो ये हो गया 150। अब देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वी आर लुकिंग फॉर मिनिमम वैल्यू, सो दीज टू आर ऑप्टिमल। तो आंसर क्या बनेगा ए एंड सी ओनली, है ना। ऑप्शन ई फिजिबल तो है बट ऑप्टिमल नहीं है, तो यहाँ आंसर ए और सी हो जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है भाई स्टेप्स।
चलिए नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टली आपके एब्जॉर्प्शन लॉ और ये सारा पूछ लिया गया है, मैच द टेबल का क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, या बॉन्डेड लॉ क्या है, आइडेंटिटी लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। You can see absorption is this one, a plus a into b, है ना। a कॉमन निकाल लो तो 1 plus b बचेगा क्या, a, तो यहाँ से b एब्जॉर्ब हो गया, दिस इज एब्जॉर्प्शन। a is 4, a is 4, a दो अलग करते हैं। नाउ b is 1 और b is 3, जल्दी से बॉन्डेड लॉ, b is a plus 1 is 1, ये क्या कहलाता है, बॉन्डेड लॉ। या फिर a मल्टीप्लाइड b प्लस c, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई b। तो एक्चुअली जो आपका दिस वन है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। ये आपका क्या है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये आपका कहला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड बाउंडेड लॉ, जहां आप a प्लस 1 कर रहे हो, सो यू आर गेटिंग 1, 1 से बाउंड हो रहा है ना। यहाँ a प्लस 0 कर रहे हो, यू आर गेटिंग a, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो आंसर क्या बन रहा है कि b इज 1, है ना। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सारे लॉज मैंने आपको पढ़ाए हैं, सारे लॉज आपको याद रखना है, आइडेंटिटी लॉ, नल लॉ, आइडेंपोटेंट, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव। आप इनके रिवीजन नोट्स बना लो, इसका चार्ट बना लो, सामने पेस्ट कर लो, डेली इनको गो थ्रू करते रहो, है ना। ये आपके लॉज हो जाएंगे। Now we have next question. Arrange the following graph on the basis of number of ages in increasing order. जहां n की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेना, ठीक है। मतलब यदि मेरे पास एक कंप्लीट ग्राफ है और n की वैल्यू यदि हम 4 ले लेते तो कितनी एजेस होंगी, तो भाई ये हो गई आपके 4 वर्टाइसेस, और कंप्लीट ग्राफ में ये बन गई 6 एजेस, है ना, 6 एजेस। तो n इंटू एन माइनस 1/2 यहाँ कंप्लीट ग्राफ का फॉर्मूला हो जाता है। सो n इक्वल टू 4 के लिए नंबर ऑफ एजेस कितनी बन रही है ना, ये बन रही है 6। ओके, फिर इसी तरीके से यदि साइकिल ग्राफ है, साइकिल ग्राफ है तो यू कैन सी भाई ये रही आपकी कितनी एजेस, 4, है ना। ये आपकी 4 एजेस ही होंगी यदि साइकिल 4 की साइकिल है तो। फिर व्हील, अच्छा अब व्हील में एक कंफ्यूजन है। यदि व्हील एक्चुअली होता क्या है कि जब हम यहाँ पर एक एडिशनल सेंटर में एक पॉइंट ऐड कर देते तो ये व्हील कहलाता है। कुछ ऑथर इसको C4 बोलेंगे, कुछ ऑथर इसको C4 बोलते हैं, है ना। तो बट अभी हम इस वाले केस को कंसीडर कर रहे हैं WN में जो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई हमारे केस में, इफ दिस इज द केस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यहाँ पर 8 आ गया, साइकिल में हो गया 4, कंप्लीट ग्राफ में हो गया 6। नाउ इफ यू हैव बायपार्टाइट ग्राफ, तो नंबर ऑफ एजेस, भाई ये 2 इधर 2 इधर, 2 into 2 करोगे तो यू विल हैव 4, मैक्सिमम 4 एजेस। एंड यदि आपके पास क्यूब ग्राफ है तो ये बन जाता है n स्क्वायर। मैं एक बार देख लेती हूँ, है ना। तो देखिए हमारे पास यदि साइकिल है तो नंबर ऑफ एजेस विल बी n, कंप्लीट ग्राफ है तो n इंटू n माइनस 1, व्हील है तो इसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1, ठीक है। व्हील है तो 2n माइनस 1, सो ये वाला फॉर्मूला बनेगा आपका ये, ठीक है। 2n माइनस 1 मतलब इट विल बिकम 6। कैसे, ये हो गया 1 2 3, तो 2 इंटू 4 माइनस 1 इट विल बी 3 इंटू 2, या ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये आपका ग्राफ कंसीडर किया इस एग्जाम्पल में। नाउ वी हैव कंप्लीट ग्राफ n स्क्वायर होता है, ठीक है, जैसे अभी बताया 2 इंटू 2 इट विल बी, एन क्यूब में बनता है n इंटू 2 पावर n माइनस 1 वर्टाइसेस। तो इनमें आप n की वैल्यू पुट करिएगा, सीक्वेंस आपका क्या बनेगा, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एजेस है आपकी साइकिल ग्राफ में, दैट इज ओनली 4, कंप्लीट ग्राफ में 6, इसमें भी आपको 6 मिल रही है ना। तो ए और सी, ए और सी,
फिर के एन एन आपका हो जाएगा 4 इंटू 4 एंड फाइनली क्यू एन। सो 4 इंटू 2 पावर एन माइनस 1 वैल्यू रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। फॉर्मूलाज याद रखिएगा मेनली, है ना, ये आपके फॉर्मूलाज है नंबर ऑफ एजेस के लिए। भाई बताइए लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? पढ़ाई कर रहे हैं ना सभी लोग? यूनिट 1 कवर की हुई है आपने? ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ ना वही चीज कि हम 6 पेपर टारगेट कर रहे हैं, फिर आप लोगों को 2 दिन का टाइम देंगे यूनिट कंप्लीट करने के लिए, मतलब और रिमेनिंग क्वेश्चन, फिर डाउट सेशन और फिर उसके बाद नया यूनिट। तो इस बीच में आपको नया यूनिट भी प्रिपेयर कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द सेट? जीरो इज अ मेंबर ऑफ एम्प्टी सेट। जीरो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट इज 5 which does not have any member। तो आप बताइएगा क्या जीरो इज अ मेंबर ऑफ दिस? अब 5 एम्प्टी सेट इज अ मेंबर ऑफ अ सेट कंटेनिंग ओनली जीरो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक सेट है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है और वो सिंगल एलिमेंट क्या है? जीरो है। वो सिंगल एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो क्या 5 इसका मेंबर होगा? ठीक है, फिर इन्होंने कहा 5 इज अ मेंबर ऑफ, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक सेट है दैट हैव अ सेट 5। तो यस, हम बोल सकते हैं कि 5 इज मेंबर ऑफ दिस सेट, ये तो क्लियरली ट्रू है। अब इसके बाद देखिए 5 is a member of this। अब देखो a set containing null set is a member of a set containing null set, false होगा। यदि यहाँ डबल करली ब्रैकेट होते तो ये ट्रू हो जाता, बट इस केस में तो आप क्या बोल रहे हो? ये दोनों इक्विवेलेंट है बट मेंबर नहीं है। ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक ही सेट है। मेंबर के लिए डबल करली ब्रैकेट होता, आई एग्री, तो ये भी फॉल्स हो गया। नाउ दिस इज व्हाट द मेंबर। हाँ भाई ये देखो, ये है मेंबर, इट इज द सबसेट। हाँ सबसेट है ना। जब आप इसके सबसेट डिफाइन करोगे तो पहले तो मेंबर ही डिफाइन करोगे, तो ये आपका सबसेट बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी एन ई ओनली, है ना, सी एन ई ओनली। नाउ देखो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? ठीक है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिया और कौन सा सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन नहीं होता। तो जब हम सोल्यूशन निकालते हैं, बेसिक सोल्यूशन निकालते हैं, तो इट इज द कंडीशन एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी जीरो। ठीक है, अब जैसे दूसरे नंबर का सोल्यूशन देखो, तो x1 2 है, x2 1 है, तो ऑब्वियसली x3 मशीन है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो है, तो ये बेसिक सोल्यूशन बनेगा। यहाँ x1 x3 दिया है, मतलब x2 जीरो है। यहाँ x2 x3 दिया है, मतलब x1 जीरो है। सो ऑल थ्री आर द बेसिक सोल्यूशन, है ना। हम लोग करते ना इक्वेशन में x1 प्लस x2 इक्वल टू 20 दिया हो, तो आई पुट द वैल्यू x1 इक्वल टू 0, x2 की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो कुछ इसी तरीके का लॉजिक है कि m माइनस n मेंबर शुड बी जीरो, एटलीस्ट जीरो। बट इक्वेशन जो पहला ऑप्शन है इसमें तीनों ही मेंबर नॉन जीरो है, तो इट इज नॉट अ बेसिक सोल्यूशन। ये देखो आप लोग पढ़ोगे OR, तो उसमें डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, the n minus m variable whose value did not appear in this solution is called non-basic variable and remaining n variables are called the basic variable, है ना। So आप कह रहे हो a solution obtained by setting n minus m variable equal to 0। जब आपको n माइनस एम वेरिएबल आप जीरो सेट करते हो तब आपको सोल्यूशन मिलता है ना। तो इस केस में
हमारा ऑप्शन 1 है जिसमें सारे ही मेंबर नॉन जीरो हैं, ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज प्लानर ग्राफ। तो पहला तो भाई इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया। पहला ग्राफ कुछ इस तरीके से यदि मैं रीड्रॉ कर दूं, ठीक है, देखो ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया बी, और ये हो गया एफ, नाउ आई हैव ई और सी, है ना। तो डी से सी मैंने ड्रॉ की, और जो बी से एफ था, है ना, इसको हम क्या बाहर से ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरसेक्शन? यस, विदाउट, तो ये प्लानर ग्राफ होगा। तो ए तो है, बी ओनली चला जाएगा, ए एंड बी, ए ओनली, ए एंड सी। नाउ इस ग्राफ को देखिए, जब आप इसको रीड्रॉ करने की कोशिश करोगे, हमको क्या करना है, सिर्फ जो एक क्रॉसिंग एज होती है ना, एक क्रॉसिंग एज रिमूव कर देना है, ठीक है। क्रॉसिंग एज यदि आप रिमूव करके रीड्रॉ कर पाते हो, देन इट विल बी अ प्लानर ग्राफ, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्या है कि इन्होंने बोल दिया था कि ओनली बी इज द प्लानर ग्राफ, जबकि ए भी प्लानर ग्राफ है, ए भी प्लानर ग्राफ है, ठीक है। एंड फॉर दिस इट इज नॉट अ प्लानर ग्राफ। एक क्वेश्चन एक्चुअली ड्रॉप हुआ था, ठीक है। सो यहाँ आंसर क्या बनेगा आपका, ए एंड बी आर द प्लानर ग्राफ। ए बी को रीड्रॉ किया है। चलो इसको ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आता है, हर बार गलत आता है, और हमेशा इसको चैलेंज किया जाता है। नाउ देखिए, if x and y are the element in the group, and if x power 5 is equal to y power q is an identity element, then the inverse of x power 2 y x power 4 y power 2 इसको कैलकुलेट करना है। अब मुझे क्या गिवन है, इन्होंने कहा x पावर 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, या y पावर q यू विल गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो व्हाट अबाउट द इनवर्स ऑफ x, x का इनवर्स क्या होगा? तो भाई देखो, जब हम इस चीज को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ये वाला इनवर्स लॉजिक लगाना पड़ेगा। इनवर्स का लॉजिक क्या बोलता है कि इफ यू हैव ए बी इनवर्स गिवन है, तो इट कैन बी रीरिटन एज बी इनवर्स ए इनवर्स, पहली चीज। तो जब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी क्या, एक्स स्क्वायर वाई एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, तो आई कैन रीराइट इट वाई स्क्वायर का इनवर्स एक्स पावर 4 का इनवर्स इंटू वाई का इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर का इनवर्स, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज देखिए कि हमको क्या गिवन है, x पावर 5 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो x पावर n का इनवर्स कैसे लिख सकते हैं? x पावर n कोई नंबर है और इसका इनवर्स आप कैसे लिखोगे, x पावर माइनस n, ठीक है, x पावर माइनस n। नाउ अब आप क्या बोल रहे हो कि x पावर 5 इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो कैन आई राइट x पावर 5 इंटू एक्स पावर 5 का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, लिख सकते हैं। तो x का पावर 5 मत लिखो, 5 नहीं n का लिख देते हैं, ठीक है। यदि मेरे पास x पावर n है और x का इनवर्स है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा x का इनवर्स, मुझे मिल जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, मुझे मिल जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। so x inverse will become identity element divided by x power n, या x inverse will become identity element minus x power x into ऊपर जाएगा, है ना, into x पावर माइनस n, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना गिवन है, x पावर 5 इंटू एक्स पावर माइनस n, या ये चीज क्या बन जाएगी, x पावर 5 माइनस n। समझ में आया? फिर से बता रही हूँ ये वाली स्टेप, ठीक है, ये वाली स्टेप फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमको गिवन क्या है, ठीक है, यहाँ फिर से कैलकुलेट करके बता रही हूँ कि हमको गिवन क्या है कि x पावर 5 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट।
अब मुझे इनवर्स यदि निकालना है तो आई नो दैट कि x पावर n का इनवर्स लिख सकते हैं हम x पावर इनवर्स क्या लिख सकते हैं, x पावर माइनस n। वी ऑल्सो नो दैट कि x पावर n इंटू एक्स का इनवर्स इक्वल टू होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यदि मैं x का इनवर्स निकालूं तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट डिवाइडेड बाय x पावर n, या x का इनवर्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू एक्स पावर माइनस n। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना दिया हुआ है, x पावर 5, तो x पावर 5 इंटू एक्स पावर माइनस n, या इसको जाकर क्या लिख सकते हैं, x पावर 5 माइनस n। तो ये बन गया x के लिए, x की पावर के लिए आइडेंटिटी, और इसी तरीके से ये बन जाएगा y के लिए। ठीक है, तो y पावर 3 माइनस n फॉर y n का इनवर्स। ठीक है, y n का इनवर्स। क्वेश्चन पर वापस आते हैं, इन्होंने कहा y स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा, y पावर 2 का, इसको आप क्या लिखोगे, y पावर 3 माइनस 2। क्योंकि अभी आपने देखा y पावर n का इनवर्स क्या बन रहा है, y पावर 3 माइनस n, ये लिखा हुआ है y पावर 3 माइनस n, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2 है। इसी तरीके से x पावर 4 के लिए ये हो जाएगा x पावर 5 माइनस 4। अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि x पावर n का इनवर्स इज गिवन बाय x पावर 5 माइनस n। y का इनवर्स तो ये सिंपली बनेगा y पावर 3 माइनस 1, और ये क्या बनेगा, x पावर 5 माइनस 2। ये हो जाएगा y पावर 1, x पावर 1, y पावर 1 2, और ये हो जाएगा x पावर 3। तो yx y2 x3 है ये आंसर। ठीक है, आपका आंसर ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, बताइए समझ में आया। प्लानर ग्राफ की वीडियो लेक्चर नहीं मिल रही है, देख लेती मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो सारे पढ़ाते ना, मैं देख लूंगी। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव जून 2024 में रीनेट एग्जाम हुआ था, अगस्त 2024 है ना। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, a coin is tossed successively 3 times. Find the probability P, event E, and sample space S of getting exactly 1 head or 2 head, where the n is the given number. ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले हमारे पास जो कॉइन है उसको कितने बार टॉस किया जा रहा है, 3 टाइम, है ना। 3 टाइम जब टॉस कर रहे हैं तो भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, तीनों ही टाइम हमारे हेड आ जाए, तीनों ही टाइम हमारे टेल आ जाए, या 2 टाइम हेड, ये हो गया हेड हेड, या हेड टेल हेड, है ना। इस तरीके से कितने केस बन जाएंगे आपके, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है एक केस टेल टेल हेड, एक केस क्या बन सकता है, वी हैव, ये बना दिया मैंने, फिर से बना रही हूँ, हेड 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 टेल टेल 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस वन, एंड 1 1 0।
ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये रिपीट हो गया, ठीक है। मैं 001 के फॉर्म में बना लेती हूँ तो मुझे आसान रहेगा। ये 000 हो गया, ये हो गया 111, ठीक है। वी हैव 00, फिर 00 के बाद 1, तो ये हो जाएगा 0001, फिर हो जाएगा 010 इज 2, फिर 0110 इज 3, फिर 100 इज 4, फिर 5 क्या हो जाएगा 105, और ये हो जाएगा 00, सॉरी टी 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 एच हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अभी ठीक है, तो ये आपके 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। टोटल केस कितने हो जाएंगे, ये पॉसिबल केस हो जाएंगे जो आपको आउटपुट मिल सकता है। अब इन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी पी, इवेंट ई एंड द सैंपल इज ऑफ गेटिंग 1 हेड और 2 हेड, ठीक है। तो या तो 1 हेड है या फिर 2 हेड है। तो कितने केस बन रहे हैं जिसमें 1 हेड या 2 हेड है। सो हियर वी हैव 1 हेड और 2 हेड और 2 हेड और 2 हेड, 1 हेड और 2 हेड, तो टोटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 केस बनेंगे ना। दिस इज नॉट द केस ना, ये केस नहीं होगा, इसमें तो 3 हेड है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 केसेस हैं। सो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बने भाई, 6 हो गए। टोटल केस कितने बने, है ना। यदि आप टोटल सैंपल स्पेस बताएं तो यहाँ आपकी टोटल सैंपल स्पेस में 8 इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 6/8 कितना हो जाएगा 3/4, है ना। तो अब आंसर देखिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8, नंबर ऑफ इवेंट 4, फॉल्स, नंबर ऑफ इवेंट 6 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यस, एंड प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/4। तो बी एंड सी इज द आंसर, ऑप्शन 2 आपका आंसर बनेगा, है ना। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी टाइप से क्वेश्चन है, ये हमारे डायरेक्ट पीडीएफ से आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a bag contains 6 white and 4 red ball. Two balls are drawn at random. What is the chances they will be the same color? ठीक है, तो हमारे पास टोटल देखो, ये अगेन प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है ना, क्या चांसेस है। तो अन्य का 6 वाइट है, 6 वाइट है, ठीक है, एंड 4 रेड है। उसके बाद 2 बॉल्स आपने पिक की, व्हाट इज द चांस कि ये दोनों सेम कलर की है। तो या तो आप 6 में से 2 निकाल लो, या फिर आप 4 में से 2 निकाल लो, ये आपके चांसेस हो सकते हैं, है ना। व्हाट इज द चांस दे विल बी ऑफ सेम कलर, प्लस करना पड़ेगा, या तो या तो ये हो जाएगा आपके नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल केस कितने हैं भाई, 6 + 4 10 बॉल्स है, 10 में से आप 2 पिक कर रहे हो तो 10C2, ठीक है, 10C2 यहाँ पर केस बनेगा। तो नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेसेस 10C2, और इनको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो 10C2 की वैल्यू भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 10C2 कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 10 - 2 का फैक्टोरियल। 10 10 कितना हो जाएगा 10 इंटू, इसको लिख लो 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 2, और ये क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 8, कैंसिल करिए, ये बना 90, या ये हो जाएगा 5 या 45। सो दिस इज 10C2 इज 45। अब आपने क्या निकालना था 6C2, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 62 इज 15, 4C2 इज 6। मैंने क्या बताया, ये केस क्या है, और का केस है,
ये केस क्या है आपका कि आप 2 बॉल्स पिक कर रहे हो एंड दे विल बी ऑफ सेम कलर। तो सेम कलर की कब क्या होगी, या तो रेड ली हो या व्हाइट ली हो, है ना। तो यहाँ आप प्लस साइन लगाओगे। सो 15 प्लस कितना आ रहा है 6, है ना। 15 प्लस 6 ये आपके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन जाएंगे डिवाइडेड बाय 45। सो यू विल गेट 21 अपॉन 45। 21 अपॉन 45 को सॉल्व कर सकते हैं 7 अपॉन 15 से। तो ए इज मैचिंग विद 4, ए इज मैचिंग विद 4, ठीक है। बी इज मैचिंग विद 3। तो हम डायरेक्ट सी या डी को सॉल्व कर सकते हैं। चलो बट हम आपको पूरा सॉल्व करवाएंगे। बी का आंसर क्या है, in a pack of 52 card, one card is drawn at random. What is the probability that it is either a king or a queen? Again वही चीज है कि 52 कार्ड्स है, टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से आपके 4 किंग हो सकते हैं। कितने कार्ड पिक किए 1, सो 4C1 और 4C2, 4C1। क्यों, क्योंकि या तो एक क्वीन किंग है या तो क्वीन है। टोटल केस कितने हैं 52 में से आपने एक कार्ड निकाला है, तो 52C आपको पता होना चाहिए। 4C1 मतलब 4 प्लस 4C1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 52, 8 अपॉन 52, ठीक है। तो ये आएगा 1/13, सॉरी 2/13, 2/13। यहाँ लिखा है 3, तो ये हो जाएगा 2/13, ठीक है। एक गलत था क्वेश्चन। इसके बाद देखिए सी एंड डी, सी एंड डी। सो अ बैग कंटेनिंग 6 रेड बॉल, 4 white ball and 4 white and 8 blue balls. If 3 balls are drawn at random, find the probability of 1 red and 2 white. ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो टोटल बॉल्स कितनी है 18, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 18 में से आप कितनी बॉल पिक कर रहे हो 1 + 2 दैट इज 3 बॉल। तो 18C3 आपके टोटल सैंपल स्पेस बन गया। अब प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल तो मिल गया, अब नंबर ऑफ इवेंट कितना है, तो इन्होंने कहा वी हैव टोटल 6 रेड 4 white 8 blue, 3 balls are drawn at random, find the probability 1 is red, 6C1 रेड कितनी है 6 एंड 2 white एंड लगा है, एंड लगा मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4C2, 4C2। तो ये आपके बनेंगे नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। ये आपके क्या बनेंगे नंबर ऑफ इवेंट। तो देखिए यहाँ पर आपका 18C3 जब आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वही फैक्टोरियल 18 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 18 - 3 का फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लीजिए, इंटू ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल। कैंसिल एंसिल करिए, है ना, और फिर सॉल्व कर लीजिए। सो यू विल गेट 816, 816, ठीक है। अब इन्होंने कहा नंबर ऑफ फेवरेबल केस, 6 में से एक रेड बॉल 6C1 डायरेक्ट 6 आ गया। नंबर ऑफ 2 वाइट 4C2, 4C2 को सॉल्व किया तो ये आपका आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इज 36 डिवाइडेड बाय 816। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3/68, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा आंसर 3/68, ऑप्शन डी। डी के लिए देखो सेम क्वेश्चन है, डी में भी क्या बोल रहे हैं, अ बैग contains 6 red 4 white 8 blue ball, if 3 balls are drawn at random, find the probability 2 blue and 1 red। मतलब टोटल केस तो वही रहने वाले, टोटल केस तो वही है कि आप 18 में से 3 बॉल निकाल रहे हो 18C3, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स एंड 1 रेड, तो 2 ब्लू मतलब 8C2 इंटू 1 रेड एंड है मतलब मल्टीप्लाई करना है 6C1। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है लेंदी है, ट्रिक आपको पता है, आपको मेथड पता है, लेंदी है। तो कभी भी ऐसा केस आता है तो इनको बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करना है, जब लगता है कि हाँ भाई अब सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन नहीं, तो पता चला इनको सॉल्व करने बैठे तो दूसरे क्वेश्चन मिस हो जाएंगे,
है ना, इसको लास्ट में सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व दिस वन। Let P, it is hot day, the temperature is 48. Simple sentence of meaning, negation of P and negation of Q क्या होगा? इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q का मीनिंग क्या बनेगा? ठीक है, 3, नीदर हॉट नॉट टेम्परेचर इज 48, वेरी गुड। ठीक है, नीदर हॉट नॉट 48। इस क्वेश्चन का आंसर अगेन मैच नहीं हो रहा है। 40 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल वर इंटरव्यूड फॉर अ जॉब, 25 को पाइथन आती थी, 20 जो थे दैट न्यू द जावा। ठीक है, 20 को जावा आती है, 7 न्यू नीदर लैंग्वेज, है ना, मतलब 7 ऐसे थे जिनको ना तो जावा आती थी और ना ही, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हो, दैट नो नथिंग, मतलब बाकी कितने हो गए? तो यहाँ पर देखिए, यदि 7 आपके ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो 40 माइनस 7 इट विल बी 33 विल बी द कैंडिडेट जो या तो जावा जानते होंगे, है ना, या तो उनको जावा आता होगा, सॉरी, या फिर उनको पाइथन आता होगा, है ना, तो एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो आ रही है। तो पी यूनियन जे कितना हो गया? दिस वन। सो हाउ मेनी नो द बोथ लैंग्वेज? तो अगेन इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन है। पी यूनियन जे इट इज गिवन बाय फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल जे माइनस पी इंटरसेक्शन जे। अब क्या होगा, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, तो पी इंटरसेक्शन जे विल बिकम फैक्टोरियल p plus factorial j minus p union j. So it will become p is 25 plus 20 minus 33. It will become 45 minus 33. आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, आपका आंसर बनेगा 12 एंड 12 इज नॉट गिवन, है ना, यहाँ पर आंसर में 12 गिवन नहीं है। इन्होंने क्या किया, इसको 7 लेके सॉल्व कर दिया होगा। तो 45 माइनस 7 कितना बन जाएगा, पता नहीं। तो यहाँ आंसर आ रहा है 12, बट ऑप्शन इज नॉट मैचिंग। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। ट्राई दिस वन। लगभग 3 पेपर आज सॉल्व हो जाएंगे, रिमेनिंग 2 कल कर लेंगे। फिर आप लोग थ्योरी करना, ठीक है, रिकॉर्डिंग से कर लेना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए, 1 आंसर होगा या 3 आंसर होगा। तो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट वाई एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, तो सभी एक्स के लिए, फॉर एवरी रियल नंबर वाई नहीं, फॉर एवरी, फॉर सम नहीं होगा ना, फॉर ऑल द रियल नंबर एक्स, एक्स के लिए फॉर ऑल लगा है, तो फॉर एवरी वाई फॉल्स, फॉर सम एक्स नहीं होगा, फॉर ईच एंड एवरी एक्स एंड वाई नहीं, फॉर ऑल एक्स
देयर आर सम y, ठीक है। तो फॉर ऑल रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, है ना। सम भी हो सकता है, a भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सच दैट x इज लेस देन y। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनेगा। इसको देखिए, सॉल्व करिएगा। लेट जी एंड बी बी अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एल एजेस, देन द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस। डायरेक्ट आपका थ्योरम पूछ लिया गया था कि भाई टोटल एल एजेस है, तो डिग्री ऑफ सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस कितना होता है ना। सो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस, आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा है, हैंडशेकिंग थ्योरम। इट सेज कि if there are the n vertices, then degree of vertices is given by twice of m, ठीक है। और यहाँ पर आपको l edges दिया हुआ है, so it will become twice of l, twice of l। चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, अ ग्राफ जी विद द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इज अ हैमिल्टन ग्राफ इफ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस। यदि एक ग्राफ है, इस ग्राफ में मान लीजिए कि 6 वर्टाइसेस है ना, 6 वर्टाइसेस है, तो यदि जो रिमेनिंग वर्टाइसेस होंगी इनकी डिग्री 6/2 से ग्रेटर होगी, तो मैं उस ग्राफ को क्या बोलूंगी, हैमिल्टनियन ग्राफ। तब मैं उस ग्राफ को क्या बोल सकती हूँ, हैमिल्टनियन ग्राफ। तो क्या ये हैमिल्टनियन है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी बन रही है, देखो इसकी डिग्री अभी 2 है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। इट इज डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, है ना, और ये हो गया डिग्री 3। कुछ भी केस हो सकता था, लाइक आई कैन इसको इससे कनेक्ट कर देते और इसको लेकर यहाँ डाल देते। तो क्या ये हैमिल्टन ग्राफ है, तो यहाँ डिग्री 3 है आपका, ठीक है। यहाँ डिग्री कितना बन रहा है, 1 2 4, यहाँ डिग्री कितना बन रहा है 3, यहाँ डिग्री कितना बन रहा है 3, ये डिग्री कितना है 3, और डिग्री कितना बन गया 4। सो इफ ऑल द वर्टाइसेस हैव डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू half of the number of vertices, number of vertices 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 करूंगी तो आपको मिलेगा 3। तो इट शुड बी इक्वल टू, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 3 और 4 कंडीशन सेटिस्फाई है, तो गिवन ग्राफ क्या है, हैमिल्टनियन ग्राफ बन जाएगा। ये डायरेक्ट आपका थ्योरम होता है, ठीक है, ये भी आपका थ्योरम है, ये डायरेक्ट आपका थ्योरम है, ठीक है। सॉल्व दिस वन। कैसा लग रहा है, पेपर में सॉल्व कर पाएंगे? स्नेहा जी, जावेद सर जी, देखिए क्वेश्चन, let x and y be the statement x loves y, where the domain of both x and y consists of all the people in the world. The quantifier express joy is loved by everyone, ठीक है, joy is loved by everyone। तो for all x, x love joy, सारे x joy को लव करते हैं। for all y, joy love them by, joy सभी को प्यार करता है।
देयर एग्जिस्ट सम y फॉर ऑल x, है ना, तो x और y की तो बात ही नहीं हो रही, जॉय की बात हो रही है, जॉय की बात हो रही है ना। देयर एग्जिस्ट सम x नॉट लव की भी बात नहीं हो रही, तो अब क्या बचा, फॉर ऑल x दैट लव जॉय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एवरीवन की बात हुई थी, एवरीवन की हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व, आज का सेशन फिर बाइंड अप करेंगे। नाउ देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, इफ P and Q आर द टू स्टेटमेंट, देन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑप्शन। कैन आई से कि नेगेशन ऑफ P, ठीक है, कैन आई से कि नेगेशन ऑफ P इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। डिमॉर्गन से ही, डिमॉर्गन है कि नहीं है ना, डिमॉर्गन से अप्लाई किया। P कंजक्शन Q कैन बी रिटन एज P डिजंक्शन Q, ये करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट होगा, अगेन डिमॉर्गन है। अब इन्होंने कहा कि P एंड नेगेशन ऑफ P, अब P एंड नेगेशन ऑफ P क्या होता है भाई, जीरो होता है, फॉल्स होता है, इन्होंने लिखा ट्रू। यदि यहाँ पर कंजक्शन दिया होता तो ये चीज ट्रू थी, बट यहाँ दिया है सॉरी, यहाँ कंजक्शन दिया है, यदि डिसजंक्शन दिया होता तो ट्रू था, है ना। आपको पता है P प्लस P कॉम्प्लीमेंट होता है 1, लेकिन P एंड P कॉम्प्लीमेंट होता है 0, 0 मतलब होता है फॉल्स, 1 मतलब होता है ट्रू, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। तो ए एंड बी करेक्ट है, सी फॉल्स है, तो जहां जहां भी सी है उसको हटा दो, तो आंसर बन रहा है ए बी डी, है ना, ए बी डी। ये तो हो गया शॉर्टकट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा, नेगेशन ऑफ पी, सॉरी फिर से सॉल्व करते हैं इसको। इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू, इट इज गिवन बाय, क्या लिख सकते हो, नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी लिख सकते हैं, नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, इम्प्लीकेशन सॉल्व कर दिया। अब डीमॉर्गन्स लगा दो तो ये बनेगा नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, या ये चीज क्या हो जाएगी, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यही दिया है तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बट दीज टू नेवर बी इक्विवेलेंट, ये तो आपको पता ही है कॉन्सेप्ट, तो आंसर क्या बनेगा, ए बी डी इज द आंसर, ए बी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following relation 1 2 3 4, which of the following relation are reflexive। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, 4 4 भी हो। इन फर्स्ट रिलेशन 1 1 2 2 3 3 इज मिसिंग, नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ से 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 मिसिंग, नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है, नाउ 1 1 2 2 3 3 4 4, तो आंसर क्या बन रहा है भाई, सी एंड ई की दोस्ती है, ऑप्शन है सी एंड ई इज द करेक्ट आंसर, सी इज एंड ई इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। सो इट इज ऑप्शन दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्लास मतलब कल हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 एंड दिसंबर 2023 एंड जून 2023। सो बी रेगुलर, है ना, बी रेगुलर, और यूनिट 2 को रिवाइज करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 को। सो रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आज के सेशन में कोई भी डाउट, ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर, ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, है ना,
ग्रुप में शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम से भी ले सकते हो, वैसे ग्रुप में डालूंगी और आपके कोर्स में भी अवेलेबल होगा। ठीक है, थैंक यू।